नमस्कार। जेएच एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैनल पे हम लोग बिहार करंट अफेयर्स मंथ बाय मंथ कवर करेंगे और अभी तक हम लोगों ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 को कवर कर लिया है। आज आइए हम लोग जनवरी 2024 में देखते हैं कि वो कौन-कौन सी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जनवरी 2024 में बिहार में, जो बिहार में आने वाली जो आगामी एग्ज़ाम्स है, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार बीपीएससी हो या फिर बिहार में जो टीचर के एग्ज़ाम आने वाले समय में होंगे, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, वो चैनल के अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे मैं रेगुलर पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ, जितने भी मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ उसका। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एक बार आप लोग सभी लोग सेशन को भी लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं जनवरी 2024 में बिहार में कौन-कौन सी ऐसी घटनाएँ हुई जो हमारे 70वीं बीपीएससी के साथ-साथ बिहार में होने वाले आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले देखिए बिहार आपको पता है कि बिहार एक लीडिंग प्रोड्यूसर है लीची का और देश का अगर आप देखेंगे तो 40% से भी अधिक लीची का जो उत्पादन होता है वो बिहार में होता है। और इसी क्रम में यदि मैं बात करूं तो बिहार के ही सहयोग से देश के अन्य भागों में भी लीची की खेती का विस्तार हो रहा है, ठीक है। और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो बिहार के सहयोग से लीची की खेती का, कृषि का विस्तार हो रहा है देश के अन्य भागों में और इसके तहत 19 राज्यों में इसका विस्तार हुआ है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो टोटल ऐसे 19 स्टेट्स है जहां पे अब इंडिया में लीची का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो एफर्ट है, इसका जो श्रेय जाता है, इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची यानी एनआरसीएल, जो कि मुजफ्फरपुर की अगर हम लोग बात करें, अनुसंधान केंद्र जो मुजफ्फरपुर में है और इसके द्वारा यानी कि राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के द्वारा इनके प्रयास के कारण ये संभव हो पाया है। और आज देश के 19 राज्यों में लीची की खेती यानी लीची के बागान या लीची के बाग लगाए गए हैं। परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो लीची बिहार में होता है रहा है और बिहार में भी जो इसका सेंटर है, यहाँ पे देख लीजिए, ये मुजफ्फरपुर आपको दिख रहा है, तो ये मुजफ्फरपुर बिहार में ये सेंटर हुआ करता था लीची का और यहीं तक सीमित था। लेकिन जो नेशनल जो ये है रिसर्च सेंटर ऑन लीची यानी मुजफ्फरपुर में जो स्थित है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, इसी के प्रयास से इसका एक एक्सपेंशन न सिर्फ बिहार के मुजफ्फरपुर से बाहर अन्य जिलों में हुआ है बल्कि ये देश के बाहर भी टोटल 19 राज्यों में फैल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 तथ्य आपको सामने मिल रहा है। एक मिल रहा है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र जो कि मुजफ्फरपुर में है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो बिहार जो है वो देश में का सबसे बड़ा लीची उत्पादक राज्य है और बिहार की जो भागीदारी है लीची उत्पादन में, कुल भागीदारी वो 40% है। तो देश का लीची का सबसे बड़ा उत्पादक 19 राज्यों में बिहार है और बिहार अकेले कंट्रीब्यूट करता है 40% लीची प्रोडक्शन का पूरी इंडिया में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेकंड में वेस्ट बंगाल आता है जहां पे 12% लीची हो रहा है क्योंकि उसी से मिलती जुलती क्लाइमेट है। और थर्ड अगर देखें तो झारखंड है। तो इस तरह से बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड ये टॉप 3 लीची के उत्पादक राज्य है भारत में। अगर भारत की स्थिति वर्ल्ड रैंकिंग अगर इंडिया की बात करें तो आपको पता होगा कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो चाइना के बाद सेकंड है, यानी कि चीन के बाद जो भारत है वो लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऐसे देश जहां पे ट्रॉपिकल एरिया है यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उनमें उन एरिया में थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और यूएसए जैसे देशों में भी लीची का उत्पादन होता है। लीची का अगर मैं बॉटेनिकली अगर मैं बात करूं, अगर मैं वनस्पति शास्त्र की दृष्टि से बात करूं तो ये सेपिंडाडेसी ग्रुप का आता है, सेपिंडेसी फैमिली से संबंधित ये पौधा है और बेसिकली ये ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय जो जलवायु होती है, क्लाइमेटिक रीजन, वहां पे लीची का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत बिहार सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया था, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी को यह सम्मान दिया
गया था। तो कहने का मतलब है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और एक लंबे समय तक बिहार के वंचित और दलित वर्गों के लिए काम किया था, खुद भी एक दलित परिवार यानी नाई परिवार में जन्मे थे और बेसिकली इन्होंने लोगों के लिए, ऐसे लोग जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था और हमेशा उनके लिए संघर्ष करते रहे। इसीलिए इनको जननायक की उपाधि दी गई थी स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को, और इनको बिहार सरकार ने फाइनली डिसाइड किया कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, किया जा चुका है। ये चूंकि न्यूज आपको पता है जनवरी का है, 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था और इस तरह से आज से लगभग 100 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और कर्पूरी ठाकुर का जन्म बेसिकली 1924 में कहाँ पे हुआ था देख लीजिए, तो समस्तीपुर जिले में पितौंझिया गांव है। ठीक है, समस्तीपुर जिले में। हालांकि अगर मैं अभी बात करूं तो जो इस गांव का नाम है वो बदल दिया गया है। तो 1924 में पितौंझिया गांव में इनका जन्म हुआ था और ये बेसिकली एक एससी समुदाय यानी नाई परिवार या ठाकुर परिवार से आते थे। बिहार में आपको पता है कि नाई जो जाति के लोग होते हैं उनको ठाकुर की उपाधि यानी कि ठाकुर टाइटल लिखाते हैं। आज के डेट में पितौंझिया जो कि समस्तीपुर का गाँव है, इसको कर्पूरी ग्राम का नाम दिया जा चुका है उनके सम्मान में, क्योंकि गांव वालों के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े विभूति का जन्म इस गांव में हुआ था, तो कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। अगर इनके पॉलिटिकल कैरियर की बात करें स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की, तो 24 जून 1977 से लेकर के 21 अप्रैल 1979 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे। अपने पॉलिटिकल 11वें मुख्यमंत्री थे, इतना भी जानना जरूरी है। और अपने पॉलिटिकल कैरियर के दौरान स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की बात करें तो बेसिकली ये समाजवादी नेता थे। तो सोशलिस्ट पार्टी, उसके बाद भारतीय क्रांति दल, जनता पार्टी और उसके बाद जाकर के लोक दल जैसे कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए थे। बेसिकली इन्होंने दलित में शोषित और समाज के वंचित वर्गों के लिए पूरा जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया था और इस तरह से इनको भारत रत्न, इन्हीं के इसी योगदान को, समाज के लिए जो योगदान था उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का निश्चय किया। भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं अबाउट भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है वो क्या है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, यानी भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। और ये बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है, ठीक है, जो कोई भी क्षेत्र हो, जो ह्यूमन इंडेवर क्षेत्र, यानी कि अगर देखें तो मानव प्रयास के लिए कोई भी क्षेत्र, जैसे असाधारण सेवा या उच्च प्रदर्शन करने के लिए इनको दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में, मानव सेवा के क्षेत्र में अगर इन्होंने असाधारण योगदान दिया है तो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न के बाद का अगर बात करें तो भारत रत्न जो है वो पद्म सम्मान से अलग है। आपको पता होगा कि जो पद्म सम्मान है उसमें भी आपको पता होगा कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिए जाते हैं। तो इंडिया में अगर आप प्रेस्टिजियस अवार्ड की बात कर ले या ऑनर की बात करें, चूंकि ये एक अवार्ड नहीं होता है, ये अपने आप में एक ऑनर यानी सम्मान होता है, तो इंडिया का जो नंबर 1 जो ऑनर अगर माना जाएगा या अवार्ड माना जाएगा तो वो भारत रत्न होता है। उसके बाद जाकर के जो हमारे पद्म पुरस्कार तीनों है उसमें जो पद्म विभूषण है उसको इंडिया का सेकेंड प्रेस्टिजियस ऑनर माना जाता है और उसके बाद जाकर के पद्म भूषण है वो इंडिया का 3rd और पद्मश्री जो है वो इंडिया का 4th सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस ऑनर माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और एक वर्ष में अधिकतम अगर देखें तो 3 लोगों को दिया जा सकता है। मैक्सिमम एक वर्ष में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। अभी तक मैं बिहार के लोगों की बात कर लूं तो बिहार के ये 4थे बिहारी है, हालांकि कई सोर्स में 5वें बिहारी लिखा रहता है, लेकिन इनमें से जो एक व्यक्ति है वो पश्चिम बंगाल के थे, इसीलिए मैंने उस लिस्ट को थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करी है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। 1999 में जेपी यानी जयप्रकाश नारायण को दिया गया था और उसके बाद जाकर के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। तो इस तरह से भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले बिहारी जो थे 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद जाकर के जयप्रकाश नारायण जेपी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, आपको पता होगा, और उसके बाद जाकर के इन्होंने आजाद दस्ता से जुड़े हुए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम करते थे।
थे और आज़ादी के बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। हालांकि ये समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और उसके बाद एक बार फिर से इन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आपातकाल के दौरान संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जेपी को इसी योगदान के लिए दिया गया था 1999 में। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों से रहा है, हालांकि बिहार में इनका जन्म हुआ था, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार आज़ादी के बाद शहनाई वादन किया था जब भारत को आज़ादी मिली थी उस दौरान। ठीक है, तो ये हो गया 2001 में इनको सम्मानित किया गया। तो इस तरह से भारत के चौथे, कर्पूरी ठाकुर भारत के चौथे व्यक्ति बन गए जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब उसके बाद जाकर के बात करें तो ये देखिए एक बाल विवाह का इंसिडेंट है और अभी भी तमाम प्रयासों के बावजूद, भले ही बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं, अभी भी बिहार जो है वो देश के उन राज्यों में से है जहां पे सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, यानी कि छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती है। तो हाल में एक रिपोर्ट आई है, एक अध्ययन की एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी, और जिसमें ये कहा गया है कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मैरिज, अगर पूरे देश में अगर हम लोग बात करें, जो रिसेंट स्टडी है, तो उसमें चाइल्ड मैरिज इंडिया में जो है वो ओवरऑल तो डिक्लाइन हुई है। मतलब कुल मिलाकर के भारत में बाल विवाह में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। अगर हम 2024 में जी रहे हैं और 2024 में अभी भी अगर बाल विवाह हो रहा है तो ये वाकई में चिंता का विषय है। और उससे भी सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो, इन चारों राज्य ही टोटल देश में होने वाले बाल विवाह का 50% 4 राज्यों में होता है। और उनमें भी सबसे ज्यादा अगर भागीदारी देखेंगे कुल मिलाकर के, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखेंगे चाइल्ड मैरिज में, तो वो सबसे ज्यादा शेयर कौन कर रहा है? बिहार कर रहा है। अब देख लीजिए इस लिस्ट की हम लोग बात करते हैं और इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो देश में होने वाले कुल बाल विवाह का 16.7% अकेले बिहार में होता है। यानी बिहार में देश में होने वाले बाल विवाह का सबसे ज्यादा बाल विवाह बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद यूपी और उसके बाद जाकर के महाराष्ट्र का है। तो समग्र बाल विवाह दर में भले ही कमी आई है, लेकिन 4 राज्य मिलकर के 50% से अधिक भागीदारी कर रहे हैं और उसमें भी अकेले 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है, शेयर जो है वो किसका है? बिहार का है। ठीक है, एक बार सभी लोग आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक रेगुलर सेशन है, आपको पता है, और मंथ बाय मंथ कवर करवा रहा हूं मैं। तो आइए हम लोग फिर से देखते हैं न्यूज नंबर 4 क्या है। तो बिहार में बिहार सरकार के द्वारा एक नई अवार्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी, बिहार स्टार्टअप अवार्ड्स। ठीक है, और इसी के तहत 2024 का यानी बिहार स्टार्टअप्स अवार्ड 2024 रिसेंटली अभी जनवरी में प्रदान किया गया है। और ये इसके तहत जो इसके विजेता थे अलग अलग कैटेगरी के बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024, तो उन सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत मैं बात करूं तो बिहार में जो स्टार्टअप अवार्ड है वो दिया गया है मेडिवाइजर लिमिटेड को। मेडिवाइजर लिमिटेड कौन है? तो मेडिवाइजर लिमिटेड जो है वो एक मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल कराने वाली एक स्टार्टअप कंपनी है, पटना बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है मेडिवाइजर। और इसके द्वारा एम्बुलेंस सर्विस, उसके बाद जाकर के नर्सिंग होम सर्विस और उसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट और जांच वगैरह सब होते हैं, लैब वगैरह सब होते हैं, उनसे रिलेटेड मेडिकल फैसिलिटीज और सर्विसेज अवेलेबल कराने वाली कंपनी है जिसका नाम है मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। और इससे मिला है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार 2024 का, यानी 23 के परफॉर्मेंस के लिए मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है। और इसी के तहत अगर हम लोग बात करें तो वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को पहला रनर अप यानी कि दूसरे स्थान पर रहे और तीसरे स्थान पर जो है वो बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड रहा है। ये सबके सब बिहार बेस्ड स्टार्टअप कंपनियां हैं जिसको बिहार सरकार ने सम्मानित किया है जनवरी 2024 में। और बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 के तहत जिसमें मेडिवाइजर को प्रथम पुरस्कार मिला है और पहला जो रनर अप है वो वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है और जो तीसरे स्थान पर रहे वो बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। अगर मैं इस अवार्ड की बात कर लूं तो ये अवार्ड जो बेसिकली जो है वो अलग अलग श्रेणियों में भी दिए गए, जिसके तहत महिला नेतृत्व के लिए, वुमेन लीडरशिप के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और शैक्षणिक जो प्रौद्योगिकी है, एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है, इसके तहत भी अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। अब थोड़ा सा इसमें बिहार स्टार्टअप जो नीति है, बिहार स्टार्टअप जो पॉलिसी है, उसको लेकर के थोड़ा बहुत चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या है ये पॉलिसी।
तो ये पॉलिसी जो है इसके तहत क्या किया जाता है, तो बिहार में जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यानी जो नवोदित, यानी कि जो हाल ही में जो उद्यमियों की शुरुआत हुई है, और उन लोगों को बिहार सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, तो ऐसे नवोदित उद्यमी जो हाल ही में जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, उनको 10 वर्ष के लिए बिहार सरकार 10 लाख रुपए तक की बिना ब्याज वाली जो ये है मुक्त प्रारंभिक निधि प्रदान की जाती है, यानी कि इनिशियल फंड प्रोवाइड कराया जाता है 10 लाख रुपए तक का, जिसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। यदि ये स्टार्टअप कंपनी किसी महिला के द्वारा यदि शुरू की जाती है, तो उनको सीड फंड के रूप में, जो सीड फंड यानी जो प्रारंभिक पूंजी होती है उसमें 5% और एक्स्ट्रा उनको मिलता है। और यदि वो एससी और एसटी कम्युनिटी से आते हैं, या अलग अलग जो है वो दिव्यांग श्रेणी के तहत अगर आते हैं, ठीक है, डिफरेंटली अगर एबल पर्संस के रूप में आते हैं, तो उनको 15% एक्स्ट्रा, यानी 10 लाख के अलावा 1.5 लाख रुपया, और यदि महिला शुरू करती है तो 10 लाख के अलावा 50,000 रुपया और उनको दिया जाता है। तो बिहार सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी है, और इस नीति के तहत 10 लाख रुपया ब्याज मुक्त जो है प्रारंभिक निधि दी जाती है, ताकि आप कोई स्टार्टअप शुरू कर सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो न्यूज है, न्यूज नंबर 5 आपके सामने है, और न्यूज नंबर 5 है बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम, यानी बिहार लघु उद्यमी योजना। तो बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम के तहत क्या किया गया है, देखिए, तो जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, और इसके तहत क्या किया गया था, तो इसके तहत जो है 18 ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, और 18 प्रस्ताव अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिसमें कैबिनेट के बैठक के दौरान इनको मंजूरी दी गई थी, और उसमें से एक मंजूरी जो है वो बिहार लघु उद्यमी योजना, यानी बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम आप कह सकते हैं, इसको भी मंजूरी दी गई। 18 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव था बिहार लघु उद्यमी योजना, यानी बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम, जिसके तहत छोटे छोटे उद्यम यानी छोटे छोटे स्टार्टअप अगर शुरू किया जाता है, तो उसके तहत जो है राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति के, कोई गरीब परिवार से आने वाले अगर कोई व्यक्ति है, और उस परिवार के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को, कम ज्यादा से ज्यादा एक, दो को नहीं मिलेगा, एक परिवार में 2 लाख रुपया का जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दिया जाएगा, यदि कोई अपना स्वरोजगार करते हैं। क्या है इसका नाम? बिहार लघु उद्यमी योजना। और इसके तहत कितनी राशि दी जाएगी? 2 लाख रुपया, 2 लैक्स जो है, अगर किसी भी व्यक्ति को जो पुअर फैमिली से आते हैं, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए 2 लाख रुपीज उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। और ऐसे लोगों को किया जाएगा जिनकी इनकम, जो मंथली इनकम है वो 6,000 पर मंथ से कम आय वाले परिवार के एक सदस्य को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे सहायता। और ये जो सहायता होगा ये पूरी तरह से मुक्त होगी, यानी फ्री सहायता होगी, ये कोई ऋण नहीं होगा। और ये जो है उद्योग विभाग के द्वारा लागू किया जाएगा। जैसे किसी को छोटे छोटे, मान के चलिए कि कालीन बनाना है, छोटे छोटे बर्तन बनाने हैं, या छोटे टाइप के कोई आर्ट की चीजें बनानी है, तो ऐसे उद्यमी अगर घर के अंदर लघु उद्यम के रूप में शुरू करते हैं, ठीक है, कुटीर उद्योग के रूप में, तो उनको 2 लाख एक मुफ्त राशि सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। और कम से कम एक सदस्य को, गरीब परिवार के एक सदस्य को, इनमें से 63 प्रकार की कोई चीजें शुरू कर सकते हैं। 63 प्रकार की इकाई में कोई हैंडीक्राफ्ट भी हो सकता है, कोई कपड़ा बनाने वाले, गमछा, तौलिया, गंजी, बनियान बनाने वाले भी हो सकते हैं। अगर कोई सैलून शुरू करना चाहे, उसके इक्विपमेंट के लिए 2 लाख रुपया दिया जा सकता है। अगर कोई खाना पीना के लिए कोई भोजनालय शुरू करना चाहे, मेस टाइप का कोई शुरू करना चाहे, तो इनको, या फिर कोई ऐसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शुरू करना चाहे, मखाना प्रोसेसिंग, लीची प्रोसेसिंग, या फिर मान के चलिए अचार, मुरब्बा, ठीक है, या फिर पेठा वगैरह सब बनाना चाहे, तो इसके लिए भी 2 लाख रुपए की एक मुश्त। शर्त यह है कि वो गरीब परिवार से होना चाहिए, जिसकी मंथली आय उस परिवार की 6,000 रुपये पर मंथ से कम होनी चाहिए। उस परिवार के एक सदस्य को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये सब के सब जो न्यूज थे, ये सब के सब न्यूज थे जनवरी 2024 के। और जनवरी 2024 में ये 5 न्यूज जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो बीपीएससी और अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं अगला जो सेशन है फरवरी 2024 है, उस सेशन को भी आपके सामने ला सकूं। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले अंक में, जिसमें हम लोग फरवरी 2024 की बात करेंगे। तो तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जय भारत।